हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उसके आगे के प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इन सब को हम सीखेंगे। व्हाट आर दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं वो आपको ऑसिलेटिंग, ये देखिए आप, ये आपको वाई, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपको क्या है, एक्स एक्सिस है, ये आपको वाई एक्सिस है जो बोर्ड के प्लेन में, और जेड एक्सिस आपको बाहर आते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको एक्स वाई प्लेन यानी कि बोर्ड के प्लेन में आपको ऑसिलेट करते हुए आगे आपको जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जो कि रेड से डिनोट किया गया है, ये आपको बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में इस तरह से ऑसिलेट करते हुए आप ये देख सकते हैं, बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में ऑसिलेट करते हुए आपको आगे की ओर जा रहा है। ये आपको वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन होता है। तो बेसिकली आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेव्स एंड मैग्नेटिक फील्ड वेव्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेव्स और मैग्नेटिक फील्ड वेव्स, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में ऑसिलेट करते हैं और एक साथ ऑसिलेट करते हुए ये आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स में आपको आते हैं एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट हुआ, माइक्रोवेव्स हुआ, रेडियो वेव्स हुआ, इंफ्रारेड रेज हुआ, ये सारे के सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। जितने भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ये सारे के सारे स्पीड ऑफ लाइट से आपको ट्रैवल करते हैं। किससे ट्रैवल करते हैं? आपको स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज आपको ये भी ध्यान देना होगा कि इसके बाद हमें सीखना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या सीखना होता है हमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के कई तरह के वेव्स होते होंगे, जब जो मैंने आपका नाम लिया, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, ये सारे रेज को, इन सभी रेज का कुछ वेवलेंथ होते होगा और कुछ फ्रीक्वेंसी होते होगा। जब इन वेव्स को उनके वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको हम अरेंज करते हैं, तो जो तैयार होता है पैटर्न, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, इट इज द collection of electromagnetic waves in the increasing or decreasing order of their wavelengths or their frequencies। ठीक है, तो हम इसको अरेंज करते हैं। इसको थोड़ा इस तरीके से बना दिया जाए, टेबल के बजाय इसको ऐसे लिखते हैं। सबसे कम जो वेवलेंथ होता है वो आपका होता है गामा रेज का। इसके बाद आपको आता है एक्स रेज, गामा रेज, एक्स रेज,
यूवी रेस, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, ये आपको इस तरीके से होते हैं, इनका वेवलेंथ इस तरह से इंक्रीज करता है। ठीक है, ये किस चीज में अरेंज किया गया है? इंक्रीजिंग वेवलेंथ। ये आप याद रखें, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सीक्वेंस ही आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ये रेडियो वेव्स है, मोबाइल वगैरह जो हम लोग बात करते हैं वो भी ये है। ठीक है, ये विजिबल लाइट है जिससे हम लोग देखते हैं। ये विजिबल लाइट को भी आप पढ़े होंगे ऑलरेडी, ये 7 कलर का होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये क्या होता है? V I B G Y O एंड R। विब्योर आपका होता है, इसको याद रखना होगा क्योंकि न्यूमेरिकल में इनके वेवलेंथ आपको इंड केवल पता होना चाहिए। ये आपको 7500 एंगस्ट्रॉम होता है और ये आपको 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। ये आप ध्यान रखें, ये इनका वेवलेंथ होता है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ है आपका। ठीक है, इनका अगर फ्रीक्वेंसी देखें, फ्रीक्वेंसी हालांकि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, तब भी लिख सकते हैं 7.5 10⁻14 हर्ट्ज, 4.0 10⁻14 हर्ट्ज, ये इनके डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये कम से कम आप जरूर याद रखिएगा। ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में काफी यूज होगा, आगे जाइएंगे तो स्पेक्ट्रम में ये सब काफी यूज होता है। ठीक है, इसके आगे हमें सीखना होता है मैक्सवेल का थ्योरी। ठीक है, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। मैक्सवेल्स ने अपने थ्योरी में क्या कहा? इनके अकॉर्डिंग सबसे पहला पॉइंट जो हमारे लिए था वो ये था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स is composed of oscillating electric and magnetic fields, and these two oscillations are in perpendicular planes. This we have already seen in the diagram. ठीक है, and these two waves, both electric and magnetic field waves, travel with the speed of light. ये इनका पहला पॉइंट था। Electromagnetic waves are oscillating electric and magnetic field, and these components travel with the speed of light. Second, इनके थ्योरी में ये भी कहा गया था कि इन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड थर्ड पॉइंट इनका ये था कि इन्होंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कॉन्सेप्ट दिया, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कॉन्सेप्ट में इन्होंने ये कहा कि बहुत आवाज आ रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि इनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कॉन्सेप्ट है वो वेव नेचर उसमें है कि नहीं, उसको देखा जाता है कुछ तरीकों से। कोई भी नया चीज डिस्कवर हुआ है उसमें वेव नेचर है कि नहीं है, ये दो चीजों से वेरीफाई किया जाता है। अगर वो नया चीज जो डिस्कवर हुआ है वो दो फेनोमेनन को शो करे, एक इंटरफेरेंस और दूसरा डिफ्रैक्शन। अगर कोई नया चीज जो डिस्कवर हुआ है वो इसको भी शो करता है और इसको भी शो करता है, दोनों को ही शो करता है, तो हम कहते हैं कि उस नई चीज में वेव नेचर मौजूद है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होता है, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो था वो पॉजिटिवली रेस्पॉन्स किया, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी वेव नेचर होते हैं। ठीक है, तो
वो दोनों चीज क्या है, एक का नाम है इंटरफेरेंस और दूसरा का नाम है डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ये दोनों ही वेव फेनोमेनन है जो कि आपको फिजिक्स में बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। ब्रीफली हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, इंटरफेरेंस का मतलब होता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेम नेचर ऑफ वेव्स। जैसे आपको कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप घर में, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ साउंड वेव का, आप अपने घर में टीवी बैठ करके देख रहे हैं, उसका आवाज आपको सुनाई दे रहा है और बाहर एक भोंपू भी बज रहा है, गाना उस पर कोई चीज बज रहा है। आपको कई बार कितना ही कंसंट्रेशन आप क्यों ना कर ले, टीवी का आवाज में कभी कभी आपको महसूस होगा कि पता नहीं क्या बोला टीवी में, इस तरह का। ऐसा क्यों होता है ये देखिए, इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि आपको टीवी पर जो आवाज आया वो आपको राम बोला, राम राम, ठीक है, और जो बाहर जो भोंपू बज रहा है वहां कुछ बोल दिया, मान लीजिए कि आपको बोल दिया पेन, बोल दिया पेन पेन, ठीक है, तो आपको राम के कारण मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट यहां पर 2 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए और पेन के कारण डिस्प्लेसमेंट आपको 1 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए। पार्टिकल तो वही है, एक ही साथ अगर दोनों यहां पर पहुंच गया तो 2 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे के बजाय नेट 1 सेंटीमीटर ऊपर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ना ही आपको राम सुनाई देगा और ना ही आपको पेन सुनाई देगा। तो आपको ना घर पर जो टीवी देख रहे हैं उसका आपको क्लियर आवाज सुनाई देगा और ना जो आपको बाहर भोंपू है उसका आवाज सुनाई देगा। एक मैं एक एग्जांपल दिया, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स कहते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं और इसी को इंटरफेरेंस के नाम से हम जानते हैं। एक और फेनोमेनन मैं जिक्र किया हूं जिसका नाम है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ वेव्स। डिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, बेंडिंग, बेंड, मुड़ना, बेंडिंग ऑफ वेव्स। मैं आपका एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि आपके घर में एक से ज्यादा कमरे, रूम्स हैं, किसी एक रूम में आपको टीवी चल रहा है, खिड़की वगैरह खुला हुआ है लेकिन मेन डोर्स आपको क्लोज है। आप उसी के पैरेलल इस तरह से सोचें, आप मान लीजिए कि आपको यहां पर टीवी चल रहा है, यहां पर एक रूम में टीवी चल रहा है और आप इस कमरे में यहां पर बैठे हुए हैं, यहां पर आपको दीवार बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है इस टीवी का आवाज आपको यहां सुनाई दे सकता है, लेकिन कैसे, यहां तो दीवार है तो कैसे सुनाई देता है आपको? यहां जो खिड़की होता है ना, इस खिड़की से ये साउंड वेव बाहर निकलता है और आपको अंदर आता है, मतलब बाहर गया वो ठीक है लेकिन मुड़ कर इधर भी आ गया। इसी को कहते हैं बेंडिंग ऑफ वेव्स। ये मैं एक एग्जांपल लिया, बहुत डिटेल में इन सबको आप फिजिक्स में सीखेंगे, ठीक है। इसी को साइंटिफिकली डिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो आपको बता दें जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन करता है, पॉजिटिवली शो करता है और इसीलिए इसमें वेव नेचर आपको होता है। लेकिन एक चीज और ध्यान दें कि मैक्सवेल का जो थ्योरी था रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी radiation which you will be taught in the physics heat chapter, and the second is photoelectric effect. This I will teach you in this chapter, ठीक है। ये डिटेल में आपको मैं इसी चैप्टर में सिखाऊंगा, तो आप ध्यान रखें। इंटरफेरेंस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन और डिफ्रैक्शन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। चलिए अब हमें सीखना है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से काफी डिफरेंट है, ठीक है। इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी सोर्स से जब रेडिएशंस होते हैं, किसी भी सोर्स से जब रेडिएशन होते हैं या सोर्स जब रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, या तो वो रिलीज करे या तो एब्जॉर्ब करे, तो वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होता है। वो कैसे नहीं होता है? कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होता है, बल्कि वो डिस्क्रीट मैनर में होता है। कैसे होता है वो? डिस्क्रीट मैनर में होता है। इस बात को मैं थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे हमारे घर में नल लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं? नल लगे होते हैं। नल को जब आप खोल देते हैं तो पानी आपको वाटर उससे कंटिन्यूअसली फॉल करता है। ये होता है कंटिन्यूअस मैनर में फ्लो, ठीक है। लेकिन आप इसको ऐसे सोचें कि उस नल को आप पकड़े हुए हैं, ठीक है, और उसको बार बार ऐसे 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 इस तरह से आप करिए बार बार, क्या होगा? उसमें पानी आपको गिरेगा रुक जाएगा, गिरेगा रुक जाएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि ऐसे
पैकेट की तरह छोटा छोटा टुकड़ा की तरह आपको पानी नीचे की ओर गिरेगा। तो जब आपको सोर्स से एनर्जी इस तरीके से बाहर निकले, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, तो इसको कहते हैं डिस्क्रीट मैनर। ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये पैकेट है, ये छोटा छोटा टुकड़ा है। और अगर आपको एनर्जी ऐसे 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 लगातार अगर आपको ऐसे जा रहा तो इसको कहते हैं कंटिन्यूअस मैनर, ठीक है। सोर्स से अगर एनर्जी इस तरीके से बाहर निकलता क्या कहते हैं इसको? कंटिन्यूअस मैनर कहते हैं। और अगर इस तरह से निकलता तो इसको डिस्क्रीट मैनर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैंक, कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है, जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है तो वो इस फॉर्म में करता है, ना कि इस फॉर्म में करता है। और इस फॉर्म में जब वो करता है, ठीक है, तो ये जो एनर्जी के पैकेट है, ये जो एनर्जी के बंडल है, ये बंडल ऑफ एनर्जी है, ये पैकेट ऑफ एनर्जी है, ये देखिए, इनको क्वांटम ऑफ लाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? क्वांटम ऑफ लाइट कहा जाता है या फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? फोटोन कहा जाता है, ठीक है। और ऐसे फोटोन का जो एनर्जी होता है वो उसके फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैन इमिट और एब्जॉर्ब बोथ, इमिट और एब्जॉर्ब अ डिस्क्रीट मतलब यही होता है टुकड़ा टुकड़ा amount of energy in the form of electromagnetic radiations and not in continuous manner, ठीक है। ये जब भी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा ये डिस्क्रीट मैनर में करते हैं, ना कि कंटिन्यूअस मैनर में करते हैं। प्लैंक named that each packet of energy is called quantum of light or simply photon. The energy of each photon is directly proportional to what? Is directly proportional to the frequency of light. That is, E is proportional to nu. That is, E is proportional to nu, or E is equal to h nu. E is equal to क्या होगा? h nu हो जाएगा, ठीक है। जहां पर h क्या है? h is called Planck's constant. h क्या कहते हैं? Planck's constant कहते हैं। और इसका वैल्यू होता है 6.6 into 10 raised to the power minus 34 जूल पर सेकेंड। क्या इसका वैल्यू होता है? 6.626 into 10 raised to the power minus 34 जूल पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे लिए एक नया आ गया, इसको अब हम लोग अक्सर यूज करेंगे। अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, if n number of photons is absorbed or released, then in that case total energy is given by n into h nu. n is equal to h nu. लेकिन हम लोग एक चीज और जानते हैं, न्यू किसके बराबर होता है? न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। न्यू किसके बराबर होता है? सी बाई लैम्डा। तो इसको लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा, और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं एन इंटू एच सी बाई लैम्डा। तो अगर आपको क्वेश्चन में वेवलेंथ दे दिया जाए या फ्रीक्वेंसी दे दिया जाए, आप फोटोन के एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइंस्टाइन जो रहे, आइंस्टाइन जैसे अभी हम लोग सीखे कि डिस्क्रीट मैनर में प्लैंक्स का जो थ्योरी था, उस डिस्क्रीट मैनर का मतलब क्या हुआ कि टुकड़े टुकड़े के फॉर्म में एनर्जी आपको बंडल ऑफ फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो बंडल के फॉर्म में जब बंडल के फॉर्म में जब एनर्जी बाहर निकलेगा तो वो पार्टिकल की तरह है, एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, इस तरीके से हो, ठीक है। आइंस्टाइन ने क्या किया
आइंस्टाइन ने लाइट को मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग पार्टिकल मान लिया, और जब उन्होंने लाइट को पार्टिकल माना तो उसको पार्टिकल मानते हुए उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्योरी को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। आइंस्टाइन सपोर्टेड द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट एंड एक्सप्लेन्ड the photoelectric effect satisfactorily, considering that light also moves in the form of particles called photons. अगर आइंस्टाइन ने लाइट को पार्टिकल ट्रीट नहीं किया होता तो he was not in a position to explain the photoelectric effect। और आपको मालूम है कि ये चीज इन्होंने किया एंड इसी के कारण उनको एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी मिला था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, इस तरीके से हमने सीखा कि मैक्सवेल ने क्या कहा। मैक्सवेल ने कहा कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट ट्रैवल इन कंटिन्यूअस मैनर एंड ड्यू टू दैट प्रॉपर्टी electromagnetic waves, or more specifically light has the property of the interference and diffraction. Therefore light has the property of waves, and simultaneously light, if treated like a particle according to Planck's quantum theory, it was also taken by the Einstein, and it shows the phenomenon of photoelectric effect. That means light, if treated like particle, is also well behaved in photoelectric effect, and therefore light is said to behave like particles as well as wave, and therefore light is said to have dual property। लाइट के पास आपको दोनों तरह का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, पार्टिकल का भी प्रॉपर्टी होता है और वेव का भी प्रॉपर्टी होता है। इसलिए चूंकि उसका वेव के प्रॉपर्टी को यूज करके ही आपको डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का फेनोमेनन एक्सप्लेन किया गया, और उसी लाइट के को पार्टिकल ट्रीट करते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टाइन ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। इस तरीके से लाइट के बारे में कहा जाता है कि वो आपको दो तरह का प्रॉपर्टीज रखता है, इसी को ड्यूअल नेचर से भी डिनोट किया जाता है। इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? ड्यूअल नेचर, DUAL, ड्यूअल मतलब दो होता है, दो नेचर रखने वाला भी इसको कहा जाता है। तो हम लोग को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी खत्म होता है। अब हम लोग कुछ वेव से रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि आगे जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जाएंगे तो वहां पर भी हमें न्यूमेरिकल्स ही देखने होंगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन में कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ दिस वन। ठीक है, ठीक है, आप सबसे पहले ये नोट करें कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया, वेवलेंथ दिया गया 6620 एंगस्ट्रॉम। इसको आप SI यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। SI यूनिट में क्या हो जाएगा? 6620 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। इससे आपको ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है वेव नंबर। तो आप लिखेंगे वेव नंबर, जिसको किससे डिनोट करते हैं? न्यू बार से। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया न्यू बार से डिनोट करते हैं। ये किसके बराबर होता है? 1/λ के बराबर होता है। इसको आप यहाँ रख दीजिए 1/6620 10⁻⁻10। ठीक है, मीटर यहाँ आपने रखा है। इसको सॉल्व करिए। 10⁻10 ऊपर में है, 6620। ठीक है, आप 10,000 बाहर लीजिए बाई 6620 टू 10⁻⁴ 4 जीरो बाहर लिए है तो आपको 6 बचा है। ये आपको आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁶ यूनिट हो जाएगा आपको पर मीटर। यूनिट आपको कितना हो जाएगा? पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, मीटर आपने नीचे लिया है,
इसलिए यूनिट आपको पर मीटर। इसका मतलब है 1 मीटर में आपको इतने वेव्स रहेंगे, ठीक है। एक और आपको निकालने के लिए कहा गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो एक आपको और कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से, ठीक है। न्यू किसके बराबर होता है? सी बाय लैम्डा। न्यू किसके बराबर होता है? सी बाय लैम्डा के बराबर होता है। सी कितना है? 3। इस सी बाय लैम्डा को सी इंटू 1 बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। सी कितना होता है? 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होता है, इंटू 1 बाय लैम्डा को आप ऑलरेडी कैलकुलेट किए 1.5 इंटू 10⁻⁶ पर मीटर। यहां से मीटर और मीटर आपको कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 3 इट इज 4.5 इंटू 10⁻⁸ and 6 14 वोल्ट। ये आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। इस दूसरे क्वेश्चन को आप देखें, इसमें कहा गया है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स, सिंगल फोटोन नहीं, 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशंस हैविंग फ्रीक्वेंसी दिस वन। तो हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन जब रहे तो क्या लिखते हैं? E इजिकल टू H इंटू न्यू लिखते हैं, ठीक है। एक रहे तो और 1 मोल रहे तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। देयरफॉर एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटॉन्स क्या हो जाएगा? एवोगाड्रो नंबर इंटू H न्यू। इनके वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए। एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 10⁻23। H होता है 6.626 10⁻⁻34। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू न्यू। न्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 5 इंटू 10⁻⁴। 5 इंटू 10⁻⁴। आप इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लगभग 40 आ जाए और ये 5, यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली आपको 200 आएगा इंटू 10⁻23 प्लस 14 माइनस 34। ऐसा यूनिट में कर रहे हैं, इसलिए आंसर आपको जूल में आएगा। तो 200 इंटू 10⁻23 एंड 14 कितना हो जाएगा? 37। 37 में से 34 चला जाएगा, कितना बचेगा? 3, जिसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 10⁻⁵ जूल। कितना आ जाएगा आपको? 2 इंटू 10⁻⁵ जूल, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले समझा जाए कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय ए 60 वाट बल्ब। पहले बल्ब जो होते थे वो 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट्स ये सब आते थे। आजकल एलईडी में कम आता है, ठीक है। इन 10 आवर्स विच इमिट्स द लाइट ऑफ वेवलेंथ 662 एंगस्ट्रॉम। तो हमें 60 वाट बल्ब से कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा, पहले इसको निकाल लिया जाए। तो लिखेंगे एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन 10 आवर्स। तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वाटेज इनटू टाइम। तो वाटेज आपका कितना है? 60 वाट है ऐसा यूनिट। और टाइम आपको देखिए आवर्स में, इसको सेकंड में आपको लिखना होगा। तो 10 आवर्स है इंटू 3600 सेकंड में आपको आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपको? 60 इंटू 10 इंटू 3600, ठीक है। 60 इंटू 10 इंटू 3600
जूल। ये आपको यहाँ से आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ी देर बाद इसको सॉल्व करेंगे। टोटल एनर्जी कितना प्रोड्यूस होगा वो हम लोगों ने निकाल लिया। अब सिंगल फोटोन का एनर्जी कितना है ये निकाल लेते हैं। एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन विच इज इमिटेड फ्रॉम द सेम बल्ब, ठीक है, कितना हो जाएगा? तो ये आपको आता है hc/λ। क्या आता है? hc/λ। h कितना होता है? 6.626 10⁻34 इंटू c 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। सब एसआई यूनिट में रख रहे हैं, ठीक है। लैम्डा, लैम्डा एंगस्ट्रम में, इसको एसआई यूनिट में चेंज करिए। 6626 इंटू 10⁻10 मीटर कर दिए, तो एसआई यूनिट में चेंज हो गया। अब आपको रहा कैलकुलेशन को चेक करना, ठीक है। यहाँ आप देखिए ये आपको 10⁻³ से कैंसिल हो जाएगा, तो इफेक्टिवली ये आपको आ रहा है 3 इंटू 3 रहेगा 10⁻34 प्लस 8, ये ऊपर जाएगा प्लस 10, ठीक है। 34 प्लस 8 -10 ऊपर जाकर 10 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर आपको आएगा 3 इंटू 10⁻⁴, ये कितना हो जाएगा? 42 52, यानी कि 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10⁻49 करके आपको यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। फिर से चेक कर लीजिए hc/λ। h कितना होता है? 6.626 इंटू 10⁻34 होता है। 6.626 इंटू 10⁻, सॉरी 10⁻, है वही बहुत ज़्यादा आ रहा है, -34 होता है। माइनस, ये तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, तो कितना हो जाएगा? 34 और 3 कितना हो जाएगा आपको? 37 में से आपको चला गया 18, तो -19 आपको, चलिए आप -19 आपको ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें टोटल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ वो मालूम है, एक फोटोन का एनर्जी कितना है मालूम है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना हो जाएगा? तो हम लिख सकते हैं therefore number of photons emitted कितना हो जाएगा? टोटल एनर्जी बाय एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, और ये कितना हो जाएगा? 60 इंटू 10 3600 बाई 3 इंटू 10⁻⁻90। तो ये आपको यहाँ 20 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं 36 इंटू 2 72 इंटू 10⁻90 प्लस 2 3 4, यानी कि 72 इंटू 10⁻23, यानी कि 7.2 इंटू 10⁻24, ये आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लिया करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ आपको निकालने के लिए कहा गया है, जो इसको तोड़ने के लिए चाहिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इसको तोड़ने के लिए केवल एक फोटोन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जिसका वेवलेंथ लैम्डा है। Assuming single photon of wavelength lambda is required to
दी मॉलिक्यूल। तो इसलिए एनर्जी उसका कितना हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, hc/λ। क्या हो जाएगा, hc/λ। तो सब कुछ प्रॉपर यूनिट में रखा जाए। h 6.626 10⁻⁻34 c 3 × 10⁸ ऐसे यूनिट में लैम्डा। लैम्डा हम लोग कितना लिए, लैम्डा ही इसको रख दिया मान लो लैम्डा मीटर में, ठीक है, ऐसे यूनिट में माने तो मीटर में आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अभी मीटर में लेकर चलते हैं, बाद में इसको चेंज कर लेंगे। इज इक्वल टू टोटल एनर्जी जो आपको दिया हुआ है उस फोटोन का, वह y किलो जूल पर मोल। ये किलो जूल में, तो इसको पहले जूल में कन्वर्ट करना होगा, तो y × 10⁻³ कर लेंगे, जूल में हो जाएगा। ये 1 मोल ऐसे फोटोन का एनर्जी है, हमें 1 फोटोन का एनर्जी चाहिए, तो इसका एवोगाड्रो नंबर से आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब आप एक काम करें, कुछ कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल आप कर दीजिए और आप y निकाल लीजिए। Therefore y इज इक्वल टू, सभी को इधर ले आइए, 6.626 3 6.022 into 10⁻⁻34 plus 8 plus 20 by लैम्डा मीटर में दिया हुआ है। अगर आप मीटर को एंगस्ट्रम में करना चाहें तो इसको लिखना होगा इंटू 10⁻⁻10। इसको कन्वर्सन हम थोड़ी देर बाद कर लेंगे, पहले एक चीज को कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो और कंफ्यूजन होने लगेगा, ठीक है। इसको आप तीनों को मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, ठीक है। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 6.626 इंटू 3 × 6.022 इट इज 119.7 इंटू 10⁻28 - 6 हो जाएगा। ये वेवलेंथ है, ये क्या है आपको, सॉरी ये आपको y, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है लैम्डा। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर 119.7 10⁻⁻6 एंड y, ठीक है। ये आपको सब कुछ ऐसा ही यूनिट में आपने किया है, इसलिए किसमें आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको एंगस्ट्रम में चेंज करना चाहें तो एंगस्ट्रम मीटर से छोटा यूनिट होता है, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा। मीटर से सेंटीमीटर में ले जाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर से एंगस्ट्रम में ले जाएंगे तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 119.7 10⁻⁻6 इंटू 10⁻10 बाई y, ये आपको एंगस्ट्रम में जवाब देगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा 119.7 10⁻⁴ y और एंगस्ट्रम। तो इतना आपको एंगस्ट्रम में वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको बार बार लंबा हो जाता है, इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम लोग कुछ अल्टरनेट रास्ते को सीख लेते हैं।